सर रिकॉर्डिंग रन। अच्छा, देखते हो बाद में? देखते हो बाद में? जी सर। अच्छा, क्लास ज्वाइन नहीं किए रहते हैं तो देखते हैं सर, और समझ में नहीं आते फिर भी देख। अच्छा, समझ में नहीं आता है मतलब तुम लोग को? नहीं समझ में समझ में नहीं आता है तब देखते हैं। चलो ठीक नहीं है, आता है तो फिर नहीं क्यों देख। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट हुआ है कि नहीं देखो तो। हो गया ना? हुआ है सर। हो गया। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। सो डाइजेशन इन ह्यूमन देखना है आज हम लोग को। मनुष्य में पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको मालूम है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से और मुख से, और स्टॉप होता है कहाँ पर? एनस पर, या गुदा द्वार जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है? स्टॉप होता है। इसके बीच का जो भी सिस्टम है ये क्या कहलाता है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है या पाचन तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा चलिए आपका टेक्स्ट बुक में आते हैं। टेक्स्ट बुक में है ना, आपकी किताब में मैं लेके जाता हूँ आपको। सभी ओपन कर लीजिए किताब को। ओपन कर लिए? कर लिए? जी सर। चलिए यहाँ देखिए। जी सर। मनुष्य में जैविक, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन। पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं। डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू इट। भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर को हमेशा ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने में होता है। साथ ही शरीर की वृद्धि, मरम्मत और तापमान, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। शरीर में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अणु टूटेंगे, प्रोटीन इसके अणु टूटेंगे, वसा इसके अणु टूटेंगे, तो जो है एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, इसके अपघटन से प्राप्त होती है। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और परीक्षण भी किया है। इसके अलावा भी कई अन्य पदार्थ की जरूरत हमारे शरीर को होती है, जैसे कि पानी जिसको वाटर बोलते हैं, लवण जिसको मिनरल बोलते हैं, और विटामिन, इसकी आवश्यकता भी आपको साथ साथ में होती है। आमतौर पर पाचन की प्रक्रिया द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार से विशेषकृत कोशिकाओं की जरूरतों की आपूर्ति होती है। आपको मालूम है, इससे पहले की कक्षा में आपको बताया था मैंने कि कोशिका को एनर्जी कैसे मिलेगा? फूड के द्वारा मिलेगा, भोजन के द्वारा मिलेगा। और ये भोजन जो है कोशिका तक पहुंचना कैसे इंश्योर होता है? तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद ही ये क्या होता है? इंश्योर होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो बड़े जटिल मॉलिक्यूल होते हैं या बड़े जटिल पदार्थ जो होते हैं, उसके कण जो है छोटे में टूटते हैं, बहुत ही छोटे रूप में टूटते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया। तो उदाहरण के लिए मैं एक लेता हूँ यहाँ पर, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं एक सारणी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रॉ मटेरियल, मतलब वो पदार्थ जो आप साबुत खाते हो। साबुत मतलब जो आप भोजन में ग्रहण करते हो। तो जैसे राइस हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइस फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे आपके लिए ले रहा हूँ इसमें पल्सेस। राइस को हम बोल देते हैं चावल। इसको सिंपल आपको ले रहा हूँ जो आप खाते हो। पल्सेस को हम बोल देते हैं दाल। तेल ले लेते हैं ऑयल।
तेल, फल, फ्रूट्स, ठीक है, ये ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब पांचवा आप इसमें वेजिटेबल भी लेते हो, ठीक है, या सब्जी। तो यहाँ देखिए ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, साबुत मटेरियल है, कच्चा मटेरियल हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्रोत, सोर्स, किसका सोर्स होता है आपको मालूम है? पूनम चौहान बताइए, चावल से क्या मिलता है आपको? पूनम चौहान फटाक से बताइए, डोंट वेस्ट टाइम, क्या मिलता है? क्या कर रही हो पूनम, जल्दी से, क्या मिलता है? क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। गुड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अनिशा एक्का, अनिशा एक्का, यस सर। पल्सेस से आपको क्या मिलता है? विटामिन। गधी, कैसे कर रही सर है? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है सर। कुछ भी बोल दोगे सही हो जाएगा क्या? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट, नितेश सिंह, नितेश सिंह, ये तो कठिन हो गया सर। तेल से क्या जी मिलता है, सर। हम तो बता सकते हो तेल से क्या मिलता है? हाँ सर वसा। वसा। हाँ, वसा मिलता है गुड, सर। अरे वेरी गुड यार, जान। क्या बात है। फैट, फैट से आपको फैट मिलता है ना। चलिए, फ्रूट्स से क्या मिलता है, कौन बताएगा? फटाक फटाक से, चलो 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 चलो, विटामिन सर। कौन बताए? वेरी गुड, कौन बताए? कौन निरंजुमिन बोला? सर। अरे चलो शाबाश। तो विटामिन मिलता है ना, विटामिन मिलता है। इसके अलावा आपको मिनरल भी मिलता है, इसी से ले खनिज लवण भी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। और यस सर। वेजिटेबल से, हाँ वेजिटेबल भी सेम है बेटा, है ना, वेजिटेबल से भी सेम है, इसमें विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वाटर भी कर सकते हो, जल भी मिलता है आपको, वाटर की भी मात्रा होती है फ्रूट्स में, है ना। जैसे वाटरमेलन, तरबूज बोलते हैं जिसको आप, तरबूज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी होता है और वाटर भी होता है, जिसको हम गर्मियों में सेवन करते हैं इसका। अब देखिए, ये जितने भी मटेरियल हैं ये जो है बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े हैं, बड़े अणु हैं, तो इस फॉर्म में हमारी कोशिका इसको ग्रहण नहीं कर सकती, इसको छोटे छोटे ग्रहण करने लायक अणुओं में तोड़ना आवश्यक होता है, जिसके लिए आपके लिए पाचन की प्रक्रिया जरूरी होती है, समझ रहे हैं? तो इसका छोटा रूप जो होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है, ये क्या होता है देखिए इसको, ये बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आप बता देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। कोई ट्राई करेगा? कार्बोहाइड्रेट में इसका छोटा फॉर्म क्या होगा? चलिए, नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, अभी पढ़े नहीं हो वैसे आप, बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ, है ना, मैं ही बता दूं पूनम, क्यों? इसके अलावा कौन है और? हाँ, कौन है इसके अलावा? चलो ठीक है, मैं ही बता सर देता हूँ। क्वेश्चन क्या? तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या होगा, मेरा सवाल है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ ना, क्या दिक्कत, अरे हट गया क्या? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का छोटा जो रूप होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, वो होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। प्रोटीन का छोटा फॉर्म हो जाएगा आपका एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक। फैट का छोटा फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अच्छा, जगह कम पड़ रहा है। विटामिन, विटामिन में देखिए, इसमें खासकर विटामिन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप इसको ऐसे इस तरह से याद रखिएगा, विटामिन का सिंपलेस्ट फॉर्म में
ये जो है सारे जैविक प्रक्रियाएं जो इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा, है ना, इसमें दोनों में एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है सोडियम, जैसे Na+, पोटेशियम, ये सब आपको मिलता है, सोडियम पोटेशियम मिलता है। ये सारे आपके पंप में इंपॉर्टेंट होते हैं। पंप में, पंप किसके रिलेटेड होता है? आपके सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से रिलेटेड होता है। तो कोशिका झिल्ली में जो पारगम्यता होती है, आपको मालूम है कोशिका झिल्ली आपने पढ़ रखा है, तो ये सोडियम पोटेशियम के कारण संभव हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपका ये विटामिन ये जरूरी होता है। तो इस फॉर्म में जो है ये इसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं हॉर्मोन्स के लिए। क्या के लिए? हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो विटामिन से रेगुलेट होंगी। क्लियर हो गया सभी को? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के फॉर्म में टूटना पाचन के द्वारा संभव हो पाएगा। प्रोटीन का अमीनो एसिड के फॉर्म में टूटना ये भी पाचन तंत्र के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, बताइए। है सर। अब देखिए यहाँ पर डाइजेशन और पाचन, पाचन की प्रक्रिया जो होती है ना, ये आपकी इच्छा से नहीं चलती, एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। क्या होती है? अनैच्छिक होती है। ठीक है, अनैच्छिक प्रक्रिया मानी जाती है, आपकी इच्छा के साथ नहीं चलती। खाना आपकी इच्छा में है, आप क्या खाओगे ये आप डिसाइड कर सकते हो, पर खाने के बाद उसका जो प्रोसेसिंग है या पाचन की प्रक्रिया जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। वो हमारे बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स डिसाइड करेंगे, ब्रेन डिसाइड करेगा, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आप कह सकते हो ये मेड्यूला के द्वारा कंट्रोल होगी। अब आपको बताऊंगा आगे जाकर, ब्रेन पढ़ेंगे हम तो वहाँ समझेंगे मेड्यूला भी होता है, मेडुला ओब्लांगाटा एक भाग होता है, आप अभी बताएंगे। वहाँ से जो है ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं जो है आपके कंट्रोल होती हैं। तो ये भी जो है एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया होती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जी सर। चलिए, तो यहाँ पर एक बार और पाचन तंत्र को एक बार आपके बुक से देखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र का ये पूरा डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। पाचन तंत्र में आपका मुख यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं मलद्वार या गुदाद्वार। मुख को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मुख होता है। मुख में बहुत सारी जो है ग्रंथि पाई जाती है, बहुत सारी तो नहीं, खास ग्रंथियाँ होती हैं जो हम जिसको क्या बोलते हैं लार ग्रंथि कहते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसके अलावा एक पाइप होता है, पाइप नुमा आकृति होती है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम कहते हैं आपकी ग्रसिका और ईसोफेगस, है ना। ये एक प्रकार का पाइप है ना, ये बिल्कुल केवल एक भोजन को शिफ्ट करने का काम करता है। मतलब मुख से भोजन जो है आपके आमाशय तक कैसे पहुंचेगा इसको डिसाइड करने का काम जो है ये करता है। कौन? ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका करता है। तो ग्रसिका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रसिका के बाद आपका आता है बड़ा भाग। ये बड़ा भाग यहाँ पर इसको बोलते हैं हम आपका अमाशय या स्टमक, स्टमक जिसको आप अमूमन पेट कहते हो, उदर कहते हो, ये यही भाग होता है। तो अमाशय जो होता है, पेट भर गया बोलते हो ना, तो यही भाग भरता है फर्स्ट टाइम। हाँ मेरा पेट भर गया है बोलते हो आप, मेरा पेट फुल है आज, तो ये जो अमाशय का भाग है इसी को पेट भी कहते हो आप। ठीक है, तो अमाशय का भाग जो है ये बैगनुमा आकृति होती है। ये इच्छा के अनुसार नहीं चलती है ना, ये अपने भोजन के साइज के हिसाब से सिकुड़ती है, फैलती है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो फैल जाएगी, कम खाओगे तो जैसे कि तैसी रहेगी। तो ये आप इसमें जितना भी ठूस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी बोलते हैं ना ठूस ठूस के खाओ, बोलते हैं ना, तो ठूस ठूस के खाने का मतलब यही होता है कि आप अमाशय को ठूस ठूस के खा रहे हो। और एक चीज़ है, आप कोई कोई कहता है कि गले तक खा सकते हैं, गले तक मत खाओ, तो संभव कभी नहीं है। ध्यान रखना, हम गले तक कभी नहीं खा सकते, गले तक खाएंगे ना तो ऊपर पहुंच जाएंगे सीधे।
आप समझिए, गले गले तक खाना समझते हो, मतलब ये आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस तक फुल हो जाएगा खाना, पॉसिबल है क्या? बोलिए, नहीं है क्या? है नहीं क्या? सर, नहीं सर। नहीं है देखिए सर। कैसे, नहीं कैसे, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक मैं ले रहा हूँ डायग्राम ना, ये आपका मुख हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर ये आपका ईसोफेगस हो गया। आपका केवल नहीं, मेरा भी है। बोलोगे सर हमारे पास केवल है, आपके पास नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो आप, कोई भरोसा नहीं आप लोगों का, बोल सकते हो आप। ये जी देखिए, सर। ये मान लीजिए आपका, हाँ ये आपका, यहाँ पर आपका आ गया स्टमक, स्टमक, स्टमक हो गया। उसे स्टमक का स्पेलिंग STOMACH होता है, ये लगा दे रहा हूँ मैं जबरदस्ती। यहाँ पर ग्लोटिस होता है, वो होता है। एपीग्लोटिस होता है, हाँ वो होता है स्टमक का, एपीग्लोटिस। देखिए यहाँ पर है ना, और यहाँ से आपका ये वाला आ जाता है आपका फेफड़ा वाला भाग, समझिए यहाँ पर इस तरह से आपका फेफड़ा वाला भाग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, कई बार आप खाते हो खाना तो आपको छींक आने लगता है, या आप बोलते हो सरक गया, बोलते हो सरक जाना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो, अमूमन हम सरक सरक जाना बोलते हैं ना। तो होता क्या है ना, कई बार हम जल्दी में खाते हैं, और ये ग्लोटिस जो है, क्या होता है ये, जब भी भोजन होता है ना, यहाँ वास्तव में यहाँ होता है, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो अपने आप ये शटर बंद हो जाता है, और भोजन जो है बिल्कुल आपके पेट में या स्टमक में, इसको अमाशय बोलते हैं आप हिंदी में, अमाशय तक पहुंचता है। ये वाला भाग बंद हो जाता है, मतलब फेफड़ा तक जो पहुंचता है ना, हवा वाला भाग बंद हो जाता है। तो ये जो है, यहाँ तक आपका भोजन पहुंचता है। लेकिन आप जल्दी में खाते हो, कई बार तो ये खुला रह जाता है, या आधा खुला रहता है, उस दौरान आप हड़बड़ी में खा गए, मतलब आप बात करते हुए खा गए, या छींक आ गया आपको, उस दौरान क्या होगा, ये खुल जाएगा, तो खाना का कुछ अंश आपके फेफड़े में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा बताओ? पहुंचेगा ना? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा पहुंचेगा, सर। पहुंचेगा। पहुंचेगा। तो एक अनैच्छिक क्रिया होगी आपके फेफड़े में, कि भाई ये भोजन के लिए थोड़ी बना है, तो हवा के लिए बना है, तो आपका बॉडी क्या करेगा, बोलेगा इसको बाहर निकालो, और उसके रिस्पॉन्स में आपको खांसी या छींक आएगा, जिससे जो है फिर से नाक और मुंह के द्वारा वापस आ जाएगा बाहर, और आपका खाने का सारा जायका बिगड़ जाएगा, खाने का स्वाद बदल जाएगा आपका, खाने का स्वाद बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा बेटा, आपको जो है अकबकी छूट जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से कई बार हमारे साथ भी हुआ होगा। तो ये जो ढक्कन है ना, अपने आप बंद होता है, खाना फिसल के सीधे आमाशय में पहुंचता है। तो यहाँ भी देखो बैग लगा, यहाँ भी ढक्कन लगा हुआ है, तो खाना जैसे ही फील होगा यहाँ पर, पर्याप्त खाना जितना आप खा सकते हो, या आपके एक जगह के हिसाब से, तो अपने आप ये ढक्कन भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आप ठूसोगे तो भी आप खा नहीं पाओगे, वापस से बाहर चला जाएगा। तो कितना गजब का सिस्टम है हमारे बॉडी में, देखो। हम कहते हैं अपने हिसाब से खा सकते हैं, नहीं, हम अपने बॉडी के हिसाब से ही खा सकते हैं। अपने हिसाब से केवल आप थाली से मुंह में ही डाल सकते हो, लेकिन आपका बॉडी बोलेगा कि आपको खाना है तभी खा पाओगे। तो एक समय के बाद हम खा ही नहीं पाते हैं, आपका पेट फुल रहेगा, आप खा ही नहीं पाओगे, आपको इच्छा ही नहीं होगी, और दूसरा चीज खाओगे तो भी ये बाहर निकल जाएगा, मतलब वोमिटिंग हो जाएगा आपको, ऐसा भी होता है। तो ये आपका अमाशय का भाग हो गया। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत सर। बताओ? तो यहाँ देखिए, आगे देखिए, तो ये आ जाएगा अमाशय। अमाशय में देखिए, अमाशय के बाद, ये अमाशय हो गया। अमाशय के बाद जो है, इस तरह से यू आकार की एक नली होती है, ये देखिए इस तरह से यू आकार की नली होती है। ये तो आपका जे शब्द हो गया, इसका शेप जे आकार का होता है ना, ध्यान रखिएगा। अमाशय का शेप जो होता है ना, जे आकार का होता है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि जे शेप्ड क्या होता है, तो अमाशय का आकार जे आकार का होता है। ठीक है, इसके बाद यू आकार का होता है, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। ड्यूडेनम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है, हाँ, इसके बाद आपका आता है हाईली कोइल्ड भाग, सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ भाग, जो छोटी आंत का ही भाग है ना। तो ये सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ भाग आपका कहलाता है जे जेनम, जे जेनम।
और सबसे कोना वाला भाग इसी में होता है जेजेनम में, जिसको कहते हैं इलियम। इलियम, और यहीं पर जुड़ता है आपका बड़ी आंत। ये आपका बड़ी आंत जुड़ जाएगा इस तरह से। इसको और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, उस दिन तो बनाए थे पर और अच्छे से बना रहे हैं। जितना बार बनाओगे उतना बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आपका आपका बड़ी आंत हो गया। इसमें यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो अवशेषी अंग भी है, मतलब बचा हुआ अंग है, जिसको गायब हो जाना चाहिए था पर रुक गया शरीर में। अवशेषी अंग है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ देखिए समझिएगा, ये जो अपेंडिक्स है ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब समस्या हमको होती है। कई बार किसी किसी को जो है इसमें जो है प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसको काट के डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। अपेंडाइटिस बोलते हैं इसको, इस बीमारी को, है ना। मतलब इसमें ये भाग जो है काफी जो है आपको दर्द देता है ना, या पेट में दर्द होता है, तो आप जब जाते हो सोनोग्राफी के लिए, डॉक्टर कहते हैं कि आपका अपेंडिक्स जो है साइज में थोड़ा बड़ा हो गया है या सूजन आ गया है, तो हम उसको काट के निकालना पड़ेगा। तो आपके बॉडी को ऑपरेट करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है शरीर में। ये पुराने समय में था, है ना। अपेंडिक्स जो था ये सेल वॉल के पाचन में हेल्प कर रहा था, सेल वॉल डाइजेशन में। आपको मालूम है कि इंसान पहले कच्चे फल फूल को खाता था, आदि मानव था तो भाई कच्चा मांस खाता था, कच्चा फल खाता था। कच्चा फल तो कच्चा ही होता है, बाकी सब्जी भी बिना पकाए खा लेता था। तो उस दौरान जो है एक अंग की जरूरत पड़ी जो कि पचाने में बहुत सहायता करे, तो एक अंग आ गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से कुछ तरल निकलता था, हार्मोन निकलता था, जो कि इसको पचाता था। पर भाई अब तो हम पका के खाने लग गए, विकसित होने लग गए, तो विकसित होने लगे तो ये अंग जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो लेकिन हमारे बॉडी में ये रह गया। तो ऐसे अंगों को कहते हैं अवशेषीय अंग। तो अवशेषीय अंग जो है हमारे बॉडी में अपेंडिक्स एक उदाहरण है ना। तो ये जो है याद ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो अपेंडिक्स वाला भाग होता है, खासकर यहाँ देखिए, यहाँ तक ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सीकम। सीकम कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कोलोन। कोलोन। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं, यहाँ पर खासकर ये वाला भाग जहाँ पर मल जमा होता है, मल मतलब वेस्ट मटेरियल जमा होता है, जिसको बोलते हैं हम रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। जहाँ मल जमा होता है इसको टाइम टू टाइम मोदी जी के बनाए हुए टॉयलेट में आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक है जो इसको बोलते हैं मल द्वार, जिसको बोलते हैं एनस। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं, कहते हैं ना। तो आपका ये पूरा भाग हो गया। तो यहाँ पर समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं एक फ्लो बना दे रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर क्या क्या भाग आ जाता है देखिए, ध्यान सुनिए। आपका छोटी आंत का भाग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है छोटी आंत और यहाँ पर एंड होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में छोटी आंत को। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो ना, कोई तो बोलो माइक ऑन करके। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत में आपके कौन कौन से भाग हो गए? कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्लास ऑफ कर दूं मैं? शिवम सिंह, शिवम सिंह, शिवम सिंह, क्या बात है, तुम एकदम नीरस रहते हो ऐसे। वृंदा, हर्षा, 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 हर्षा बोलेगी। हर्षा, सर। क्या क्या बताया छोटी आंत में? जेजेनम। ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा? जेजेनम। और तीसरा आ जाएगा आपका इलियम। क्या आ जाएगा? क्या आएगा? इलियम आएगा ना। इसके अलावा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो? बड़ी आंत बोलते हो। अब बड़ी आंत में आपका आ जाएगा, देखो क्या क्या भाग आएगा। कौन बताएगा बड़ी आंत का? हितेश कुजूर, हितेश कुजूर,
कैसे कर रहे हो बेटा तुम लोग? बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हो आजकल। हितेश, हितेश नहीं, चलो कोई बात नहीं। परमानंद यादव, परमानंद यादव, परमानंद, तुम लोग माइक ऑन करके चले जाते हो क्या यार कहीं? मतलब माइक ऑफ करके क्लास ज्वाइन करके तुम लोग निकल लेते हो लगता है। नोट किया रहना तो कोई बच्चा इसको, परमानंद को। दिव्यांका, दिव्यांका, दिव्यांका वंदे, देखो देखो कैसे कर रहे हो तुम लोग। मतलब क्लास चालू है और तुम लोगों को पता ही नहीं है क्लास चल रहा है, ऐसा कर रहे हो। चंद्र प्रकाश, सर। चलो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में कौन कौन से भाग बताया बेटा मैंने, बता दो चलो। सीकम, क्या क्या बताया? सीकम, है ना? क्या क्या बताया? सीकम बताया था, ए होगा ना, सी ए, सीकम बोलोगे? सीकम, फिर क्या है बोलो? कोलोन, कोलोन है ना? फिर लास्ट में आपका आ जाता है इसमें रेक्टम। क्या आता है बोलो, क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम। तो आपके कौन कौन से भाग हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम में, ध्यान सुनिए। आपका यहाँ पर आमाशय हो गया, फिर आता है छोटी आंत, पूरा ये वाला। तो यहाँ पर ये जो यू शेप्ड है, इसका यू आकार का होता है ना, ड्यूडेनम जो है यू आकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए यू आकार का हो जाएगा ड्यूडेनम। फिर ये आपका जो सबसे अधिक मुड़ा हुआ भाग है, यहाँ भी देखो, ये सबसे अधिक मुड़ा हुआ भाग है, इसको जेजनम कहते हैं, जेजनम कहते हैं। और सबसे कोना वाला भाग है, इसको इलियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो है बड़ी आंत इलियम के भाग में जाके जुड़ती है और यहीं पर अपेंडिक्स आता है। तो सीकम, सीकम जो है ना अपेंडिक्स के भाग में होता है, अपेंडिक्स वहीं पर होता है सीकम के भाग में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि सीकम जो है कौन से भाग में पाया जाता है, मतलब सीकम के भाग में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है। तो ये आ जाएगा आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। या पूछा जाता है इस तरह से भी, अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आपका सीकम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जी क्लियर सर। हुआ? कुछ क्लियर नहीं है तुम लोगों को, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो तुम लोग, बस सुनते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक तरफा पढ़ाई हो रहा है। क्लास आओ बेटा, बताते हैं तुम लोगों को अच्छे से। आगे देखिए क्या दिया है। क्या आपको और भी किसी भी स्थिति में भूख लगती है? सोचिए, जब आपको मनपसंद खाने की खुशबू आ रही है तो क्या होता है, क्या होता है आप बताओ। जब आपको खाने की खुशबू आती है तो आपका जो है लार जो है बढ़ जाता है। कहाँ? मुख में। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बोलो? बढ़ता है इमली सर। दिखा, हाँ इमली दिखा दो तो अपने आप लार बढ़ने लगेगा, है ना? तो ये भोजन के लिए ही होता है। आपकी बॉडी प्रतिक्रिया करती है कि आप फूड आएगा, और फूड आएगा तो हम खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो लार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बॉडी आपका सिक्रिएट करता है, स्रावित करता है लार। आगे देखते हैं, चलिए। तुम लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। जब भी बोलता हूँ किसी का नाम तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो ऐसे करोगे तो फिर क्लास नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। फिर समझना, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो क्लास बंद कर देंगे, तो पढ़ने वालों को भी नुकसान होगा, इनका फिर अलग से ग्रुप बनाएंगे। अच्छा रहेगा? नहीं जो सर। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उनको बताते हैं। हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 98, सभी ओपन कीजिए 98 पेज नंबर। हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है, जिसे आहार नली कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, लिख लो। यहाँ तक का भाग कहलाता है, इसी में लिखते हैं ना, यहीं पर लिख देता हूँ, आहार नाल। आहार नाल मुख से गुदा द्वार तक, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट्री कैनाल नली है, आहार नली कहते हैं।
आहार नली की दीवारें अनेक वलयित परतें पाई जाती हैं। इसमें कई प्रकार के पाचक व ग्रंथियां पाई जाती है। तो पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं मैं उस दिन कि इसमें कई प्रकार की नलियां और ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां भी आपको बताया था, कौन बताएगा? चलो, कौन कौन सी ग्रंथि बताई थी? याद करो, कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रंथि तो बताया नहीं था जहां तक, पर आपको बताया था कि आपका पाचन जो है या पाचन तंत्र जो है पाचन अंगों से बना होता है, पाचन ग्रंथियों से, और इसमें जो है और भाग होते हैं। पाचन अंग में आपके नलियां आती हैं, है ना, नलियां या ट्यूब्स आते हैं, ग्रंथियां आपकी आती हैं, है ना। इसके अलावा सहयोगी में आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। चलिए आगे देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रकार के पाचक पाचक दिया है ना, देखो पाचक दिया है, तो पाचक में आपके एंजाइम्स आ जाएंगे, बाइल्स आ जाएंगे। बाइल्स मतलब लीवर से निकलने वाला या यकृत से निकलने वाला पदार्थ कहलाता है बाइल्स। तो ये पाचक होते हैं, या पाचक रस होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत से भी पाचक रस निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो पाचक वो ग्रंथियां पाई जाती है। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियां एवं आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जितने भी रस निकलते हैं आपके पाचन तंत्र में, ये सारे पाचन में सहायक करते हैं, पाचन में भोजन को पचाने में सहायक करते हैं। इससे भोजन के अवयवों के जटिल बड़े अणु, देखो दिया है, जटिल बड़े अणु छोटे सरल अणुओं में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? बोलो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बोलो, कौन बताएगा? हर्षा, क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या लिखा है? पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है? जी चलिए, सर। जी तो सर। आपका अब चलिए अब जर्नी स्टार्ट करते हैं, मतलब सफर स्टार्ट करते हैं एक बड़े अणु से छोटे अणु में बदलने का, जिसको पाचन की प्रक्रिया हम सामान्य भाषा में कहते हैं। 11:57 सर मिनट। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? किसने बोला? किसने बोला? सर बोलोगे? अभी अभी सर अभी अभी क्या है? संस्कृत क्लास बता रहे ठीक है, 5 मिनट के भीतर खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है, चलिए 5 मिनट के भीतर खत्म करेंगे क्लास को। तब तक ये जो स्टोरी है खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज, पेज नंबर 99 निकालिए। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। सन 1822 की बात है, 1822। मार्टिन नाम के फौजी को गोली लग गई थी। उसे जख्मी हालत में डॉक्टर बोमोन के पास लाया गया। मार्टिन का इलाज शुरू हुआ और करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमोन मार्टिन का इलाज करते रहे। इसी दौरान डॉक्टर बोमोन ने देखा घाव तो ठीक होने लगा, पर मार्टिन के पेट में छेद बना रहा। इसमें से पेट में नली डालकर अमाशय का रस बाहर निकाला जा सकता था। अमाशय के रस को प्रभाव का अध्ययन डॉक्टर बोमन लंबे समय तक कई भोज्य पदार्थों पर करते रहे। उन्होंने पाया कि पेट में जितनी जल्दी पाचन की प्रक्रिया होती है उतनी पेट के बाहर नहीं। उनका मानना था कि पाचक रस में भोजन पचाने वाले पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। बोमन के अध्ययन के लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी अनेल्सम पायन ने अंकुरित जौ से एमाइलेज नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया। तो एमाइलेज जो है, इसके आविष्कारक आपको हो जाएंगे अंसेल्म पाइन। ठीक है, एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज भी एक तरह का क्या है? एंजाइम है, जो कि लार में पाया जाता है। याद रखिएगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ अलग किया जिसे डाइजेस्टेज नाम दिया। यह एक पाचक एंजाइम है, एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, ये आ गया। और यह हमारे आहार नाल के साथ साथ अन्य कई जीवाणु कवक पौधों में पाया जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हम स्टार्च में बदलाव नजर आता है। तो हमारा भोजन का पाचन जो है स्टार्ट होता है कहाँ पर से? लार से स्टार्ट, मतलब आपके मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, तो इसके लिए एमाइलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, आपके लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लार में एमाइलेज जो है पाया जाता है।
लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हमें स्टार्च में बदलाव नजर आता है। हमारे अग्नाशय द्वारा छोटी आंत आ रहा है, तुरंत खत्म होने वाला क्लास। हाँ, हमारे अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में भी एमाइलेज स्रावित होता है। एमाइलेज एक नहीं बल्कि कई एंजाइम का एक समूह होता है। तो इस तरह से एमाइलेज के खोज की कहानी आप लोगों ने देखी, जिसमें कि बोमन अग्नाशय रस या आमाशय के रस का अध्ययन किया था, और आपके वैज्ञानिक एंसेल्म पाइन ने जो है एमाइलेज की खोज की। तो इसके बारे में आप लिखिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा बेटा, इसके बारे में लिखिएगा। और ये जो डायग्राम आप लोग को बनाया, यहाँ तक आप इसको बनाइए नोट्स के साथ, अच्छे से समझिए ये पूरा चीजों को, ये पूरा क्लियर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? जी